हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माय सेल्फ विनय कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। टॉपिक को एक बार जरूर देख के जाइए क्योंकि एमसीक्यू में ही मार्क्स कटते हैं आप लोग के, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो आपका वन शॉट वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर 1 है सॉल्यूशन में, सबसे पहला जो टॉपिक इसमें टाइप्स ऑफ जो सोल्यूशन है, वहां से कई बार क्वेश्चन बोर्ड में एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में 3 टाइप के सोल्यूशन आपको दिख रहा है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस सोल्यूशन। तो आपको जब भी एग्जाम्पल पूछेगा तो सॉलिड एंड गैसियस सोल्यूशन के ही एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसमें बात करूं एग्जाम्पल की, तो सॉलिड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो क्या होता है, तीनों सॉलिड होते हैं। और सॉल्यूट सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है ना। सॉलिड सॉलिड का जो एग्जाम्पल है एलॉय, कोई भी एलॉय हो, ब्रास, ब्रॉन्ज, इस तरह के जो है, या फिर गोल्ड एंड कॉपर, तो ये इसकी कैटेगरी में आते हैं जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों ही सॉलिड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर सॉल्यूट लिक्विड हो और सॉलिड क्या हो, सॉल्वेंट हो, तो जिंक अमलगम जो दिख रहा है आपको, जिंक अमलगम मतलब जिंक और मर्क्यूरी, या किसी भी मेटल को मर्क्यूरी मिलाते हैं तो उस मेटल का अमलगम बोलते हैं। इसमें मर्क्यूरी जो है वो सॉल्यूट है जो लिक्विड है, और मेटल क्या है, सॉलिड है। गैस का सॉलिड में आपने हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस पढ़ा होगा, जिसमें हाइड्रोजन गैस को निकेल प्लेटिनम पीडी में कराते हैं। जो हाइड्रोजन गैस वो सॉल्यूट है और जो मेटल कैटलिस्ट है वो सॉल्वेंट होगा, ठीक है। बाकी आपसे ये एग्जाम्पल तो नहीं पूछना होगा, क्योंकि अगर पूछेगा तो ऑप्शन से आप कर सकते हो, शुगर एंड वाटर। ये आपका सॉलिड का लिक्विड में है, लिक्विड लिक्विड में अल्कोहल वाटर है, गैस का लिक्विड में CO2 या फिर ऑक्सीजन गैस वाटर है। ये कम चांस है। गैसीय सोल्यूशन जो है नेक्स्ट, गैसीय सोल्यूशन इसका मतलब तीनों यहाँ सॉल्वेंट क्या होंगे, गैस होंगे। सॉलिड का गैस में, अब ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल है। तो इसमें अगर कैम्फर जो होता है वो सॉलिड होता है, कपूर जिसको बोलते हैं, नाइट्रोजन गैस में करो तो डिजोल्व हो जाएगा, ये आपसे पूछ सकता है। लिक्विड का गैस में एयर कंटेनिंग मॉइस्चर, एयर में मॉइस्चर कंटेन जैसे वाटर है प्रेजेंट है तो वो इसके एग्जाम्पल में आता है ना। या फिर इसमें एनसीईआरटी में क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन, तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, लिक्विड होता है जो सॉल्यूट की तरह काम होगा, नाइट्रोजन गैस होगा। और मिक्सचर ऑफ एयर जो होता है गैस का, गैस में मिक्सचर है, तो ये आप करके यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात करें हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। हेनरी लॉ क्या होता है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एच इन टू एक्स। तो के एच क्या, हेनरी कांस्टेंट होता है, और एक्स मोल फ्रैक्शन पी पार्शियल प्रेशर। आपको ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर से के एच का डायरेक्टली रिलेशन होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होता है, नहीं लिक्विड होता है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो यहाँ पॉइंट वही लिखा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्यूट लोअर विथ हायर वैल्यू ऑफ के एच, और के एच वैल्यू इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा और सॉल्युबिलिटी यहाँ पर डिक्रीज होगा, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ओके, नेक्स्ट अगर बात की जाए आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। नॉन आइडियल क्या होते हैं, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो इसमें ज्यादातर एग्जाम्पल ही पूछता है। तो आइडियल सोल्यूशन जो एक जैसे पढ़ने में ना, जैसे ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन आइडियल सोल्यूशन, बेंजीन टॉल्यूइन आइडियल सोल्यूशन है, हेक्सेन हेप्टेन आइडियल सोल्यूशन है, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। तो ये एग्जाम्पल ही पूछता है, इसलिए हमने उसी को यहाँ पर किया है। इसके अलावा आइडियल सोल्यूशन में डेल्टा एच मिक्सिंग कितना होता है, जीरो, चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा वी जो मिक्सिंग होता है वो भी क्या होता है, जीरो होता है। ए बी और ए बी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ए या फिर बी के लगभग बराबर होता है। तो ये कुछ पॉइंट है। नॉन आइडियल की बात करें, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है ना, इसके एग्जाम्पल में देखिए, फिनॉल एंड एनिलीन नॉन आइडियल है, क्लोरोफॉर्म एसीटोन नॉन आइडियल है, इसके अलावा HCl को वाटर में नॉन आइडियल है, या फिर HNO3 में, है ना। तो ये सब नॉन आइडियल के एग्जाम्पल है। तो इसमें अगर बात करें डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर जो होगा नॉट इक्वल टू इसमें जीरो होगा, है ना। में ए या फिर बी का जो इंट्रैक्शन होगा नॉट इक्वल टू ए बी होगा। बट इसके अलावा पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन के भी एग्जाम्पल आप करके जाएंगे। तो अगर आइडियल नॉन आइडियल में है तो आइडियल को आप याद कर लीजिए, तो जो नहीं होगा वो नॉन आइडियल का एग्जाम्पल होगा। तो इसी तरह से पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल देख लीजिएगा, उसमें पॉजिटिव वाले को याद कर लीजिए, जो नहीं आएगा वो नॉन आइडियल का होगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें न्यूमेरिकल से रिलेटेड MCQ आते हैं, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। वेंट ऑफ फैक्टर के फॉर्मूले होते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन एक्सपेरिमेंटल या नॉर्मल मोलर मास बाई एबनॉर्मल, है ना। और इसके अलावा राउट्स लॉ, ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का है।
ये जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इक्वल टू अगर इसको वेट के टर्म में लिखेंगे W2 और यहाँ से वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर होता है और यहाँ से RT होता है, इस फॉर्मूले पर आता है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला है, यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला है, एन जो होता है नंबर ऑफ आयंस होते हैं ना, क्लियर है। तो इस फॉर्मूले पे भी MCQ आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप करके यहाँ से जाने वाले। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहला जो आता है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को और भी डैनियल सेल भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा वोल्टिक सेल भी बोलते हैं, इसके अलावा गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। तो इसके इतने नाम हैं। और इसकी खास बात यह है कि ये केमिकल एनर्जी को, ठीक है, कौन सी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं इस सेल से रिलेटेड अगर पॉइंट की बात करूं, तो इसमें ये जो प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है और इसमें रेडॉक्स रिएक्शन होता है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं ना एक साथ। नेक्स्ट अगर इसके पॉइंट की बात करें, इसमें अगर आपने रिएक्शन पढ़ा होगा तो जिंक मेटल आपका एनोड बना होता है, एनोड का, और कॉपर जो होता है वो कैथोड का बना होता है। यहाँ से जिंक ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर यहाँ से रिड्यूस होता है। तो ये इसका सेल रिएक्शन है जो आपने डायग्राम में पढ़ा होगा, ठीक है। इस इसके अलावा अगर इसी को मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये डबल वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज को डिनोट करता है, ये चीज़, ये इसका सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसके अलावा इसका जो सेल पोटेंशियल जिंक एंड कॉपर का होता है वो 1.1 वोल्ट होता है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और इसमें क्या पॉइंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जो वेट जिंक रॉड का है वो क्या होता है, लूज होता है, मतलब ये डिजोल्व होता है ना। और वेट ऑफ जो कॉपर रॉड होगा वो क्या होता है, डिपोजिट होगा। डिपोजिट मतलब इसका जो वेट होगा क्या होगा, गेन होगा, वेन जो होगा वेट जो होगा इंक्रीज होगा। और इसमें और क्या पॉइंट है कि इसमें जो डायग्राम आपने पढ़ा होगा, एनोड किसका बना होता है, जिंक का बना होता है ना। और कैथोड किसका बना होता है, वो कॉपर रॉड का बना होता है। इसमें डायग्राम में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से, एनोड मतलब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, और करंट का फ्लो जस्ट अपोजिट होने वाला है, ठीक है। और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ से हो गए इलेक्ट्रोकेमिकल से। इसके अलावा अपने डायग्राम के नीचे 3 केस पड़े होंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट है। उन केस की अगर बात करूँ तो पहला जो केस है, अगर मान लीजिए ई एक्सटर्नल क्या हो लेस देन 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट को ई सेल भी आपसे यहाँ पर बोल सकते हैं। इस केस में इधर से किधर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, जो आपने पढ़ा हुआ है सेम वही होने वाला, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड और करंट का फ्लो कैथोड से एनोड, है ना। और इसके अलावा एनोड पे जो जिंक बना है वो क्या होगा, डिजोल्व होगा, और कैथोड जो कॉपर बना है वो क्या होगा, डिपोजिट होगा। ये हुआ पहला केस। नेक्स्ट इसमें जो सेकंड केस आता है, केस नंबर 2, अगर मान लीजिए कि एक्सटर्नल जो बैटरी 1.1 वोल्ट के बराबर हो जाए, उस केस में इसमें नो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, और नो करंट का इसमें फ्लो होगा, और इसमें कोई रिएक्शन भी नहीं होगा। तो अगर बराबर है तो वहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। तो इसी केस में अगर तीसरा जो पॉइंट है जो कई बार पूछा है, अगर ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो जाए तो उस पॉइंट में आपका सारा खेल चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये होगा कि एनोड जो हो जाएगा वो किसका, कॉपर का, मतलब जो पहला जो केस था उसी का जस्ट अपोजिट होने वाला है। एनोड जो है कॉपर जो होगा वो डिजोल्व होगा, और जिंक जो होगा वो डिपोजिट होने वाला है ना। और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो
जिंक से सॉरी इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो एनोड से कैथोड की तरफ, मतलब कॉपर रॉड से जिंक की तरफ, और करंट का फ्लो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो सेल होगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह वर्क करने लगेगा। तो ये कई बार यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें नर्स्ट इक्वेशन खास मायने रखता है। नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल या फिर एमसीक्यू आ जाएंगे। तो नर्स्ट इक्वेशन का जो फॉर्मूला है क्या, ई सेल या फिर इसी को ईएमए बोलते हैं, इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड में एन लॉग एनोड का कंसंट्रेशन डिवाइड में कैथोड का कंसंट्रेशन। ये नर्स्ट इक्वेशन आप यहाँ पे पढ़ के जाएंगे। और अगर नर्स्ट इक्वेशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गया, ठीक है, इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो ई सेल की वैल्यू होती है, मतलब ईएमएफ वो जीरो हो जाएगा, और लॉग यहाँ जो Zn+2 है और Cu+2 है उसके प्लेस पे लॉग Kc आ जाएगा। तो यही इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा, ई सेल इक्वल टू 0.059 डिवाइड में एन लॉग Kc। इस पे न्यूमेरिकल 3 मार्क्स या फिर एमसीक्यू कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ओके, इसको पॉइंट में इसको नोट करके जाएंगे। नेक्स्ट अगर इसमें बात करें तो गिब्स एनर्जी के भी कुछ फॉर्मूले दिए हैं, दो फॉर्मूले हैं, एन एफ ई नॉट सेल, एक फॉर्मूला ये है, और दूसरा फॉर्मूला एक और गिब्स एनर्जी का -2.303 आर टी लॉग के सी। इस पे न्यूमेरिकल या फिर एमसीक्यू डायरेक्ट, यहाँ पर फेराड क्या होता है 96500 किलो कूलम होता है, और एन जो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होगा। ये फॉर्मूला भी आप करके यहाँ से जाने वाले हैं। नेक्स्ट इसमें अगर बात करें, इसमें 5-6 फॉर्मूले हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इस टॉपिक से 5-6 फॉर्मूले आते हैं। पहला फॉर्मूला रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस रो एल बाई ए होता है ना, रेजिस्टेंस का पहला फॉर्मूला। इसका जो यूनिट होता है ओमेगा होता है, या इसको ओम बोलते हैं। इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला है कंडक्टेंस से रिलेटेड, कंडक्टेंस को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, ये इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस होता है ना। और इसको अगर आर की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से ए तो एल होता है, या फिर इसी को ए ए बाई एल। ये इतने सारे फॉर्मूले यहाँ रीअरेंज करके बनने वाले हैं। और इसका यूनिट क्या होता है ओमेगा इनवर्स, या इसको एम एच ओ या फिर इसी को साइमन भी बोलते हैं, ये इसकी यूनिट हुआ। ओके, तीसरा जो फॉर्मूला है वो है कंडक्टिविटी का, ठीक है, उसको कप्पा से डिनोट करते हैं, ये होता है 1/ρ। इसका यूनिट क्या होता है ओमेगा इनवर्स पर साइमन, या फिर साइमन पर सेंटीमीटर इसका यूनिट होता है। ये तीसरा फॉर्मूला है। इसके अलावा फोर्थ जो फॉर्मूला है दैट इज मोलर कंडक्टिविटी का। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड में सी। इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इसका यूनिट होता है। ओके, इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट फॉर्मूला है 6 नंबर, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को जी स्टार से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है कप्पा इंटू रेजिस्टेंस। ओके, और इसका यूनिट क्या होता है पर सेंटीमीटर इसका यूनिट होगा। ओके, तो ये आपके फॉर्मूले बेस्ड हैं। इसमें रेजिस्टेंस को व्हीट स्टोन ब्रिज से मेजर करते हैं, पोटेंशियोमीटर से हम पोटेंशियल मेजर करते हैं। इसके अलावा कई बार यहाँ से सुपर कंडक्टर, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, ऐसे मेटल जिनकी रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हो, क्या हो जीरो हो, और कंडक्टिविटी जो हो, कंडक्टिविटी मतलब कप्पा की वैल्यू क्या हो इनफाइनाइट हो, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं सुपर कंडक्टर। इसमें एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, ऐसे जितने भी सिरेमिक मटेरियल होते हैं, कौन से सिरेमिक मटेरियल, वो हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर मतलब 150 केल्विन पे सुपर कंडक्टर की तरह काम करते हैं। एंड मेटल एंड एलॉय जो होते हैं, या जो ऑक्साइड होते हैं, 0 से 15 केल्विन पे लो टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पर वेरिएशन से रिलेटेड भी एमसीक्यू आ सकते हैं। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी का जो वेरिएशन है उससे भी क्वेश्चन है। तो अगर कोई वीक या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, वीक या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इस केस में आपको ये ध्यान रखना कि कंडक्टिविटी जो कप्पा होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी घटेगी, और दूसरी अगर बात करें मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा अगर कंसंट्रेशन घटाएंगे, ठीक है। ये रिलेशन पढ़ के जाइए। इसके अलावा एक इक्वेशन है, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ए और सी के पावर में 1/2। यहाँ से ग्राफ आपने पढ़ा होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और इसका ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, है ना। ये ग्राफ किसके बीच होता है, ये सी रूट और यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी के बीच ग्राफ होता है ना। नेक्स्ट इसमें जो है कोलराउस लॉ, कोलराउस लॉ साहब की अगर बात करें तो कोलराउस लॉ क्या होता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस। यही स्टेटमेंट है। जैसे मान लीजिए NaCl हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया, इसका जो इसको हम क्या पढ़ेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। तो ये क्या होगा, इसी आयन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगा। तो यही है कोलराउस लॉ। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखेंगे, कोई भी अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड का पूछे, या तो ऐसे सिंबल देगा या तो यहाँ से HAC लिखा होगा। इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी याद करके जाइए, 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोलर। इसको याद करके जाइए, न्यूमेरिकल होगा, बिना कुछ सोचे फटाफट इसको कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट इसमें बात करते हैं फैराडेज लॉ। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं थ्योरी या फिर एमसी। फैराडे में जो फर्स्ट लॉ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है, वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, और क्यू आपको पता है क्यू इक्वल टू क्या होता है, IT होता है ना। और यहाँ से केमिकल इक्विवेलेंट जेड आ जाए। ओके, इसमें कुछ MCQ टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम को रिड्यूस करना है एल्युमिनियम पे, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेके एल्युमिनियम में कन्वर्ट होगा। इसमें जितना चार्ज है उतना फेराड यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जरूरत पड़ेगा, और 1 फेराड की वैल्यू 96500, तो इतना कुलम या फिर इतना फेराड। जैसे अगर मैं पूछूं Ca+2 को कैल्शियम में रिड्यूस होने के लिए कितना फेराड चाहिए, तो 2 फेराड, है ना। 2 फेराड मतलब 96500। अगर यहीं पर कोई पॉली एटॉमिक आयन है MnO4 माइनस को Mn+2 में जाना है, तो यहाँ पर जब पॉली एटॉमिक आयन हो तो वहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, और देखिए 7 से कितने में जा रहा है, +2 में, तो कितना 5 फेराड की जरूरत पड़ेगी, 5 फेराड इसका हो जाएगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसको भी थोड़ा देख के आप जाने वाले हैं एग्जाम। नेक्स्ट इसमें प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से भी क्वेश्चन बनता है ना। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में मैं आपको टेबल दे देता हूँ, अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से आएगा और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट लिखता हूँ, यहाँ पर एनोड लिखता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ कैथोड। एनोड कैसा साइन होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव साइन, है ना। अगर मैंने NaCl लिया और वो भी मोल्टेन, मोल्टेन NaCl लिया, आपसे पूछे एनोड कैथोड पे क्या मिलेगा, तो एनोड पे जो मिलेगा वो क्लोरीन, और कैथोड पे जो मिलेगा सोडियम, ठीक है, मोल्टेन केस में। और अगर यहीं पर मैंने चेंज कर दिया, कंसंट्रेटेड NaCl लिया, है ना, तो उस केस में जो एनोड पे मिलेगा वो तो क्लोरीन मिलेगा, और कैथोड पे मिलेगा हाइड्रोजन और NaOH, है ना। और अगर यहीं पर डाइल्यूट NaOH लिखा, तो डाइल्यूट NaOH के केस में आपको ऑक्सीजन मिलेगा एनोड पे, और कैथोड पे मिलेगा हाइड्रोजन। तो इंपॉर्टेंट है, देखिए दो तीनों के तीनों NaCl है, बट प्रोडक्ट यहाँ पर अलग अलग मिल रहा है। इसके अलावा आप एक और करके जाएंगे H2SO4 का,
H2SO4 में आपको एनोड का पूछेगा, बट इस केस में आपको अगर बोले कि डाइल्यूट H2SO4 का आप करा रहे हैं और दूसरा कंसनट्रेटेड H2SO4 का, तो डाइल्यूट अगर लेंगे तो एनोड पे आपको मिलेगा ऑक्सीजन, और अगर कंसनट्रेटेड लेंगे तो वहाँ से H2O8-2 मिलेगा। तो ये भी पूछ चुका है बोर्ड में, तो थोड़ा ध्यान दे के जाएंगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज बैटरी। तो बैटरी से 101% एक दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, थ्योरी या फिर एमसीक्यू तो 100% आएंगे। तो बैटरी जो होता है वो दो टाइप का होता है, मैं पूरा डिटेल बता दे रहा हूँ, बाकी आपको टेंशन नहीं लेना है। तो बैटरी में प्राइमरी बैटरी होता है और सेकेंडरी बैटरी होता है। तो प्राइमरी बैटरी जो होता है उसमें नॉन चार्जेबल होते हैं, और सेकेंडरी बैटरी क्या होता है, चार्जेबल होता है। ओके, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो प्राइमरी बैटरी के दो एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो कौन कौन सा है? एक तो है ड्राई सेल, जिसको लेक्लांचे सेल भी बोलते हैं, है ना। ड्राई सेल को क्या बोलते हैं? लेक्लांचे सेल, लेक्लांचे। एंड एक और इसमें है दैट इज मर्क्यूरी सेल। तो ये दो इसके एग्जाम्पल है। इसमें लीड स्टोरेज, लीड स्टोरेज बैटरी है, और एक है निकल कैडमियम बैटरी। तो ये इसके टाइप है, यहाँ से भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कौन सा किस टाइप का बैटरी है। ठीक है, अब वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूँ, पहले बात करते हैं हम ड्राई बैटरी का। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी बैटरी में ड्राई बैटरी या फिर लेक्लांचे सेल का। इसके क्या क्या पॉइंट है? सबसे पहले अगर बात करें कि इसका एनोड किसका बना होता है, तो जिंक कंटेनर का एनोड होता है। नेक्स्ट अगर बात करें कैथोड किसका होता है, तो कैथोड बना होता है ग्रेफाइट का, है ना, ग्रेफाइट या फिर कार्बन। नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसमें जो पेस्ट यूज होता है, वो पेस्ट क्या होता है? वो होता है अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 का। नेक्स्ट पॉइंट अगर आपसे पूछे कि इसमें जो ब्लैक कलर का पाउडर होता है वो क्या होता है? वो मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन का मिक्सचर होता है, ब्लैक कलर का पाउडर, है ना। इसके अलावा अगर बात करें तो ड्राई जो सेल है ना, इसके अलावा अगर बात करें, इसमें जो सेल पोटेंशियल होता है ड्राई बैटरी का, वो होता है 1.50 वोल्ट। ठीक है, और एक चीज़ इसमें जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिंक और अमोनिया, वो भी आपसे पूछ सकता है ना। तो NH3 कितना होगा? 4, और यहाँ से +2 चार्ज, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। ओके, और इसका यूज कहाँ होता है? ट्रांजिस्टर में। इसके अलावा क्लॉक वगैरह में इसका यूज होता है। ठीक है, और इसका अगर एनोड के रिएक्शन की बात की जाए, एनोड का रिएक्शन क्या होगा? इसमें जिंक जो सॉलिड है Zn+2 में कन्वर्ट होगा, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से आपको दिख रहा है साफ साफ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और अगर कैथोड की बात की जाए, है ना, कैथोड के रिएक्शन का, तो कैथोड में क्या होता है? MnO2+, यहाँ से होता है अमोनियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से क्या कन्वर्ट होगा? MnO, और यहाँ से OH, और प्लस यहाँ से NH3, और प्लस यहाँ से ये चीज़ आपका बनाएगा। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +4, इसमें आ रहा है +3, मतलब इसमें MnO2 का रिडक्शन हो रहा है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो आप अगर इतने पॉइंट इससे करके जा रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, आपका जो MCQ बनने वाला है ये यहाँ से बन जाएगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है। ओके, चलिए दूसरा जो है दैट इज मर्क्यूरी सेल की अगर बात करें। ठीक है, मर्क्यूरी सेल सबसे पहले ये यूज कहाँ पर होता है? लो करंट डिवाइस में यूज होता है। ठीक है, लो करंट डिवाइस में आपका हेयरिंग ऐड हो गया, या फिर हेयरिंग एड में बोल सकते हैं, या इसके अलावा वॉचेज वगैरह में यूज होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर यूज होता है। अब इससे जो पॉइंट है, एनोड किसका बना होता है? एनोड होता है जिंक अमलगम, जिंक मरकरी का अमलगम का क्या बना होता है? एनोड। नेक्स्ट बात करें कैथोड किसका बना होता है? कैथोड होता है इसमें मरकरी ऑक्साइड प्लस कार्बन का। नेक्स्ट अगर बात करें, इसमें आपसे अगर पूछे
इसमें जो आप इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हो, है? इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो क्या होता है, KOH और जिंक ऑक्साइड का मिक्सचर होता है ना। इसके अलावा इसका जो सेल पोटेंशियल होता है, सेल पोटेंशियल 1.35 वोल्ट होता है। ओके। और इसमें क्या पूछ सकता है, इसका रिएक्शन, एनोड का रिएक्शन क्या होता है, इसमें जिंक अमलगम, ठीक है, और इसको 2 मोल बेसिक मीडियम OH माइनस से, तो यहाँ से ZNO और प्लस यहाँ से H2O और प्लस यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये 0 चार्ज इसमें +2, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ओके। और अगर बात करें इसके कैथोड के रिएक्शन का, ठीक है, तो कैथोड पे क्या होगा, यहाँ पर HGO, ठीक है, HGO लेते हैं, प्लस यहाँ से H2O और प्लस यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कन्वर्ट होगा मर्क्यूरी लिक्विड में, और यहाँ से 2OH माइनस। इस पे देखिए +2 चार्ज है, यहाँ पे 0 चार्ज है, दैट मीन्स रिडक्शन, रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर क्वेश्चन बना तो आपका ये टॉपिक यही है, यहीं से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं लीड स्टोरेज बैटरी, इंपॉर्टेंट सेकेंडरी बैटरी है ये, इसको बोलते हैं लीड स्टोरेज। ठीक है, लीड स्टोरेज बैटरी की खास बात ये है, इसमें एनोड किसका बना होता है, लीड का बना होता है, कैथोड किसका बना होता है, इसमें लीड डाइऑक्साइड होता है ना। इसके अलावा इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, तो 38% H2SO4 का सोल्यूशन होता है। ठीक है, और इसका सेल पोटेंशियल एक ग्रिड का, इसमें ग्रिड होता है वो 2 वोल्ट का होता है। अगर 6 ग्रिड है तो 12 वोल्ट होगा, अगर आपको हायर वो 12 लगा दे 24 वोल्ट का होगा। एक ग्रिड जो होता है वो आपका कितना होता है, 2 वोल्ट का होता है। और प्लस इसका जो मेन जो थ्योरी में कई बार पूछा हुआ है, इसका जब बैटरी यूज करते हैं, मतलब डिस्चार्ज जब होता है बैटरी, उसका रिएक्शन क्या है ना। अगर मैं इसमें बात करूँ एनोड का, एनोड पे आपको पता है कि ऑक्सीडेशन होने वाला है, तो इसमें क्या होगा, जो लीड है सॉलिड, है ना, और सल्फेट आयन सल्फ्यूरिक एसिड से मिला, और ये मिल के यहाँ से PbSO4 सॉलिड बना देते हैं, और प्लस यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। और अगर बात की जाए कैथोड का, कैथोड का क्या रिएक्शन होने वाला है, तो कैथोड में PbO2 ये सॉलिड है, प्लस यहाँ से सल्फेट आयन लेंगे, है ना, प्लस यहाँ से 4H प्लस, और प्लस यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी PbSO4 सॉलिड बनाएगा, और प्लस यहाँ से 2 मॉलिक्यूल H2O। अब ये आपका एनोड कैथोड का रिएक्शन हो गया। दोनों को अगर ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखना है तो प्लस कर दीजिए, यहाँ से Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड, और प्लस ये क्या बना देगा, 2 मॉलिक्यूल H2SO4 बना देगा इन सबको जोड़ करके, और फिर यहाँ से प्रोडक्ट में 2 मोल PbSO4 सॉलिड, है ना, और प्लस यहाँ से 2H2। ये ओवरऑल सेल रिएक्शन हो गया। और डिस्चार्जिंग रिएक्शन अगर लिखना है, तो चार्ज बैटरी होता है, तो इसी को एनोड को कैथोड और कैथोड को एनोड बना के रिएक्शन को भी इन्वर्स कर देंगे, तो आपका रिएक्शन हो जाएगा चार्जिंग बैटरी का, लीड स्टोरेज का। ओके। इसका यूज कहाँ होता है, ऑटोमोबाइल एंड इन्वर्टर में इसका, इस बैटरी का यूज होता है। ये भी आप थोड़ा देख के जाएंगे। नेक्स्ट इसमें अगर बात करें फ्यूल सेल के बारे में, ठीक है, फ्यूल सेल जो है इसको भी छोड़ नहीं सकते। फ्यूल सेल में क्या होता है, इसमें कंबसन होता है। कंबसन किसका होगा, कंबसन में या तो हाइड्रोजन होगा, या तो मीथेन होगा, या तो मीथेनॉल होगा। तो कई बार MCQ में ये पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड फ्यूल सेल में कंबसन में नहीं लेते हैं। तो हाइड्रोजन ले सकते हैं, मीथेन ले सकते हैं, एंड मीथेनॉल ले सकते हैं। इससे डायरेक्टली आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। इसका यूज कहाँ करते हैं, स्पेस प्रोग्राम वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है, वो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल का। इससे रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट इसमें बनने वाले हैं।
तो पहला पॉइंट, अगर मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की बात करूँ, का यूज कहाँ होता है? स्पेस प्रोग्राम वगैरह में, अपोलो स्पेस प्रोग्राम वगैरह में आप इसका यूज करते हैं। दूसरी चीज, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? NaOH होता है, का एक्वस मीडियम होता है। इसके अलावा अगर पॉइंट बात करें, इसमें जो कैटलिस्ट यूज करते हैं, कैटलिस्ट क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रोड के रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, या तो प्लेटिनम या तो PD, और ये क्या करते हैं? इंक्रीज रेट ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोड की रिएक्शन को, रेट को ये बढ़ा देते हैं, है ना। ये इसकी इफिशियंसी 70% होता है। और दूसरा चीज इसमें एनोड कैथोड का रिएक्शन, अगर फ्यूल सेल में एनोड रिएक्शन की बात करें तो एनोड पे क्या होता है? 2 मोल हाइड्रोजन, तो 4 मोल OH माइनस, और ये कन्वर्ट होगा 4 मोल H2O में, प्लस यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और कैथोड की अगर बात की जाए, O2 प्लस यहाँ से 2H2O, और ये कन्वर्ट हो जाए, और प्लस यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर होगा, और ये कन्वर्ट होगा 4OH माइनस में, और ओवरऑल जोड़ के यहाँ से रिएक्शन आप लिख सकते हैं। इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है, कोरोजन, ये कई बार पूरा 4 मार्क्स में पूछता है, तो इसको बहुत आप ध्यान से करके जाएंगे। तो इसमें कलर की अगर बात करें, आयरन का जब कोरोजन होता है तो वो कौन से कलर में होता है? आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, रेडिश ब्राउन कलर में। कॉपर जो होता है वो ग्रीन कलर का कोटिंग होता है। सिल्वर जो होता है वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। और इसके अलावा रस्ट का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ रस्ट क्या होता है? Fe2O3.XH2, ये रस्ट का फॉर्मूला होता है। इसमें फेरिक आयन प्रेजेंट होता है, Fe+3 आयन। ओके, इसके अलावा अगर इसमें हम और बात करें तो इसमें जो रिएक्शन होता है एनोड कैथोड का, 4 मार्क्स में आता है, तो एनोड कैथोड का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। यहाँ पर 1-2 नंबर यहीं से होते हैं। ये कन्वर्ट हो जाता है फेरस में, और प्लस यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड के रिएक्शन की अगर बात की जाए, तो यहाँ से ये O2 प्लस 4H+, और प्लस यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 मॉलिक्यूल H2O फॉर्म करता है। इसके अलावा प्रिवेंशन के लिए जो तरीके यूज करते हो, में सबसे इम्पोर्टेंट है सैक्रिफिशियल एनोडाइजिंग। सैक्रिफिशियल एनोड क्या होते हैं? इसमें आप मैग्नीशियम ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, टिन ले सकते हैं। ये रिएक्टिविटी का हाई रिएक्टिव मेटल को लो रिएक्टिव में कोटिंग कराते हैं, और जिंक का जब कोटिंग कराते हैं तो उसका एक नाम है, दैट इज गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। ओके, इतने आपके जो मैंने पॉइंट डिस्कस किए, अगर इतने आप करके जा रहे हैं, डेफिनेटली आपका जो प्रोबेबली चांस है कि प्रोबेबिलिटी ये है, तो मोस्ट ऑफ MCQ क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकते हैं। ओके, इसी तरह से हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ठीक है, ताकि और लोग की भी हेल्प। चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 के इम्पॉर्टेंट MCQ पॉइंट, जो कि चैप्टर है अपना केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहला जो पॉइंट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगर आपको कोई रिएक्शन दिया और रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब भी निकालना होगा, तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पर दिया होगा। चलिए, हमने A के पावर में x मान लिया, और B के पावर में y। इसी को बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इस ये आपको दिया है, और आपसे पूछे कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो जो पावर है उसी का आप सम कर दीजिए, वही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए रेट लिखा है K, और यहाँ पर A के पावर में 1/2, और B के पावर में 3/2, और इसका अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपसे पूछे, तो इस पावर का आप सम कर दीजिए, तो आंसर आपका 2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। इस पॉइंट का यही मतलब है। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है कि यूनिट, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, दैट इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये जो है रेट कांस्टेंट को K से डिनोट करते हैं। अगर मैं nth ऑर्डर की बात करूं, तो उसका जो जनरल होता है, मोल पर लीटर पावर में 1 - n पर सेकेंड। ये nth ऑर्डर के लिए
यूनिट का जनरल फॉर्मूला है। अब अगर मैं पूछूं कि आपके पास अगर जीरो ऑर्डर है, कौन सा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर है तो एन की वैल्यू आप क्या रखोगे, एन की वैल्यू जीरो रखोगे, तो ये सिंपल सा 1 - 0 1 ही होगा, तो इसका यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड होगा। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर बोलूँ तो एन की वैल्यू 1 रखोगे, इसका पर सेकेंड आएगा। और अगर सेकेंड ऑर्डर हो तो यहाँ पर 1 - 2 होगा, तो मतलब -1 होगा, और अंदर लेके जाओगे पर मोल लीटर पर सेकेंड इसका आ जाएगा। एटलीस्ट जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर का यूनिट आप याद करके जाइए, टाइम बचेगा। और प्लस इसमें यूनिट दे के आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पूछ सकता है ना। जैसे मान लीजिए आपको बोले के का यूनिट आपका पर सेकेंड है, बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो जीरो फर्स्ट ऑर्डर होगा, है ना। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में घुमाते हैं, इसके लिए आप रेडी रहिएगा। ओके, नेक्स्ट इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है एक्स टू वाई जा रहा है, और ये फॉलो कर रहा है कौन सा, सेकेंड ऑर्डर को, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। अब अगर आपको बोले कि एक्स को 3x टाइम बढ़ा दे रहा है, तो रेट, नया रेट क्या होगा, कितने टाइम इंक्रीज होगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं, पहले आप रेट लीजिए, रेट ए, और यहाँ से अगर सेकेंड ऑर्डर फॉलो करा तो रिएक्टेंट आपका एक्स है, तो पावर में क्या होगा 2, ये आपका बना फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर नया रेट में बोल रहा है कि एक्स को 3 टाइम रिएक्टेंट को बढ़ा दे रहा है, तो के एक्स के प्लेस पे क्या होगा, 3x, इसका स्क्वायर करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा, है ना। और यहाँ से बाकी एक्स जो वैसे ही रहेगा, तो ये वैल्यू क्या आर हुआ, तो जो नया रेट आया वो 9 टाइम इंक्रीज हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आपको बना के जाने हैं। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन आप करके जाइए, 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आते हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। अगर कोई जीरो ऑर्डर है और किसी के पावर में अगर जीरो, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तब जीरो ऑर्डर का जो रेट होगा वो इक्वल टू रेट कांस्टेंट के बराबर होगा, है ना। तो जीरो ऑर्डर के लिए ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, इसका जो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे जीरो ऑर्डर में क्या होगा, रेट इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से -kT और प्लस यहाँ से होता है इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये आपका डेरिवेशन का लास्ट में आता है। इसको अगर कंपेरिजन करिए y इक्वल टू mx+c से, तो y एक्सिस में आपका r होगा, स्लोप जो होगा वो आपका -k होगा, t जो है x एक्सिस में, और ये होगा इंटरसेप्ट। इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा आएगा, यहाँ t, यहाँ से r, और ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, मतलब स्लोप इसका -k आएगा, और ये जो पॉइंट है वो आपका इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, अगर इसके हाफ लाइफ की बात की जाए, तो हाफ लाइफ क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड में 2k होता है, मतलब हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। ओके, इसके अलावा एग्जाम्पल्स भी आते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसमें 2-3 एग्जाम्पल है। एक तो आपका एग्जाम्पल है कि अगर NS3 का डिकम्पोजिशन कराएंगे आप, है ना, डायरेक्ट डिकम्पोजिशन प्लेटिनम में, यहाँ से क्या मिलेगा, N2+3 मोल हाइड्रोजन, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरा, जितने भी फोटोलाइटिक रिएक्शन होते हैं, ऑल फोटोलाइटिक रिएक्शन, मतलब ऐसे रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं, वो सब जीरो ऑर्डर के होते हैं। तीसरा जो एग्जाम्पल है, अ, अगर हाइड्रोजन आयोडाइड को गोल्ड के सरफेस पे डिकम्पोज कराएंगे तो ये H2 और I2 बनेगा, ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ से करके जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सबसे ज़्यादा जो इस चैप्टर में क्वेश्चन है वो है फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड। फर्स्ट ऑर्डर की पूरी कुंडली आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, है ना। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर में क्या होगा, 1 होगा, पहली बात। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसका
जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन आता है ln इक्वल टू माइनस के टी प्लस यहाँ से आता है ln आर नॉट, ये बना पहला इक्वेशन। अब इसको अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कराएंगे, क्या क्या बनेगा देखिए। आपका ये आपका y एक्सिस होगा, माइनस के आपका स्लोप होगा, ई जो होगा एक्स एक्सिस में होगा और ये होगा इंटरसेप्ट। दैट मीन्स का ग्राफ अगर बनाएंगे तो ग्राफ क्या आ गया यहाँ पर टाइम और यहाँ पर एल एन आर, है ना, और स्लोप होगा एम की वैल्यू माइनस के और ये होगा एल एन आर नॉट। ओके, ये हुआ पहला ग्राफ का एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। दूसरा इसमें जो ग्राफ बनता है, अगर मैं यहीं पर लॉग आर, यहाँ पर क्या होगा माइनस के 2.303 हो जाएगा और टाइम और प्लस यहाँ से होगा लॉग आर नॉट। यहाँ से भी एक ग्राफ बन सकता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कराइए, है ना। तो y एक्सिस में क्या आने वाला है, y एक्सिस में यह आएगा स्लोप जो होगा माइनस के बाई 2.303 होगा, ये आपका एक्स एक्सिस में होगा, ये आपका इंटरसेप्ट होगा। तो नेक्स्ट जो ग्राफ आएगा टाइम वर्सेस लॉग, अगर लिखा तो पक्का यहाँ पर जो स्लोप है डिक्रीजिंग होगा और माइनस के अपॉन में 2.303 होगा और ये इंटरसेप्ट है वो होगा लॉग आर नॉट। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट ग्राफ है। इसमें अगर थर्ड ग्राफ की बात करें तो इसमें एक ग्राफ और एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई फाइनल इक्वल टू के अपॉन 2.303 यहाँ से टाइम। इसको अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कराएंगे, यहाँ पर इंटरसेप्ट है नहीं, तो इसका जो ग्राफ आएगा यहाँ पर y एक्सिस में क्या होगा लॉग आर नॉट बाई आर, यहाँ पे टाइम और यह स्लोप इंटरसेप्ट जीरो है, ये इनिशियल और यहाँ पे जो स्लोप आएगा के 2.303 आए। ये भी ग्राफ आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसके जो एग्जाम्पल्स हैं। जैसे जीरो ऑर्डर के हैं वैसे इसके भी एग्जाम्पल हैं। पहला ये हाइड्रोजिनेशन जो प्रोसेस होता है, कौन सा हाइड्रोजिनेशन, वो इसमें आता है। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है कि आप इथीन का हाइड्रोजन और कैटलिस्ट में आपको पता है NiPT या फिर PD, यहाँ से क्या बनाता है ईथेन बनाता है, तो ये इसी का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है जितने भी ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं, ये रेडियो एक्टिव डीके वो इस कैटेगरी में आते हैं। एक एग्जाम्पल इसमें भी दिया है कि रेडियम 226 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 88। इसका जब डीके कराते हैं तो यहाँ से रेडान 222 और यहाँ से 86 और प्लस यहाँ से हीलियम मॉलिक्यूल निकलता है। ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर का ही एग्जाम्पल है। तीसरा जो एग्जाम्पल है जितने भी डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब भी आपके इसी कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर बात करें हाफ लाइफ का, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ का फॉर्मूला 0.693 डिवाइड में किया आता है ना, ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला है। और जो टी इनिशियल फर्स्ट हो वो इंडिपेंडेंट होता है, इसके इनिशियल कंसंट्रेशन पे कोई डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो साहब है दैट इज अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन से भी क्वेश्चन, ग्राफिकल क्वेश्चन एक तो यहाँ से 100% आएगा ही, उसको आप देख के जाएंगे। अरेनियस इक्वेशन क्या होता है, स्टार्टिंग के इक्वल टू ए और ई के पावर में माइनस ई ए बाई आर टी होता है। ठीक है, ये होता है। तो अगर थोड़ा सा नेचुरल लॉग लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा एल एन ए माइनस ई ए बाई यहाँ से आर टी आएगा, है ना। और अगर इसको लॉग के टर्म करेंगे तो यहाँ से लॉग के इक्वल टू माइनस ई ए बाई 2.303 आर, है ना, और 1/t और प्लस यहाँ से लॉग ए आएगा। न्यूमेरिकल आते हैं तो इनको भी आप देख के जाएंगे। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ तो ग्राफ में दो आते हैं इसमें। पहला अगर मान लीजिए एल एन के वर्सेस 1/t है, इसका जो ग्राफ आएगा वो एक्स एक्सिस से 1/t और यहाँ पर एल एन के, इसका जो स्लोप होगा निगेटिव होगा और इसका स्लोप आएगा माइनस ई ए बाई आर। ओके, और इंटरसेप्ट ये तो एल एन ए होगा। दूसरा अगर ग्राफ आ जाए आपका
सेकेंड इसमें जो बनता है कि log a वर्सेज 1/t का log आ गया, तो ग्राफ तो सेम ऐसे ही होगा 1/t, और यहाँ पर लिखेगा log के, डिक्रीजिंग ही ग्राफ होगा, और ये आपका log a होगा, और स्लोप में बस सेम टू सेम होगा, बस यहाँ पे 2.303 आर भी आ जाएगा ना। तो अगर ln है तो यहाँ 2.303 नहीं आएगा, अगर log है तो पक्का वहाँ पर 2.303 आएगा, है ना। और इस पे जो न्यूमेरिकल आता है, अगर मान लो T1 एंड T2 टेम्परेचर पे है, इसका फॉर्मूला है log K2/K1 इक्वल टू TA अपॉन में 2.303 आर, और T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2। ये इस पे फॉर्मूले आते हैं 4 नंबर में, तो इसको आप देख के यहाँ से जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें जो ग्राफ आता है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का ग्राफ, उसको भी थोड़ा सा आप समझ के जाइए। तो अगर मैं बात करूँ, 2 ग्राफ इसमें आते हैं, एंडोथर्मिक का और एक्सोथर्मिक का। तो दोनों का ग्राफ मैं समझा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू में। तो यहाँ पर अगर आपने क्या लिया, पोटेंशियल एनर्जी, ये भी पोटेंशियल एनर्जी है, और यहाँ पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट होता है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ वो है एंडोथर्मिक का, और ये जो सेकंड ग्राफ बना रहा हूँ वो है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक को पता होना चाहिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, और एक्सोथर्मिक के लिए चेंज इन इंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है, लगभग आपने पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो जब एंडोथर्मिक का ग्राफ है तो रिएक्टेंट जो होगा वो आपका क्या, प्रोडक्ट से ऊपर बनेगा। तो मान लीजिए ये रिएक्टेंट है, तो आगे बात करते हैं इसमें, जो रिएक्टेंट होगा वो नीचे होगा, यही दिख है, और यहाँ पर प्रोडक्ट आपका ऊपर होगा। ये जो होता है इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और ये जो हाइट होता है इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ से ये जो हाइट होता है इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये जो हाइट होता है इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं एक्सोथर्मिक की बात करूँ तो मान लीजिए ये रिएक्टेंट है, इसमें जो प्रोडक्ट आएगा रिएक्टेंट से नीचे ही कहीं बनेगा, है ना। तो इससे आप पहचान लेंगे कि एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक। ये रिएक्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है, ये जो दिख रहा है वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है, ये जो हाइट है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है। ओके, अब अगर मैं फर्स्ट ग्राफ की बात करूं, इसमें अगर डेल्टा एच निकालेंगे तो वो क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और आपको दिख रहा है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से ज़्यादा, तो ऑब्वियस सी वाली ये वैल्यू वैल्यू पॉजिटिव होगा। दूसरी चीज़, ये जो हाइट ई ए यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये है ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये वाला किसका है, बैकवर्ड का। एंडोथर्मिक के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी किससे, बैकवर्ड से ज़्यादा होगा। और इसमें आप ध्यान दीजिए, तो ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन का है, और ये वाला एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये आप यहाँ से ग्राफिकल क्वेश्चन को देख के यहाँ से जाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक आता है कोलिजन थ्योरी, बहुत ज़्यादा इसे टॉपिक तो है नहीं, बट कुछ एमसीक्यू पॉइंट है यहाँ पर। कोलिजन थ्योरी में जो रेट होता है आरएनए से कैसे कंपेरिजन, यहाँ से जेड ए बी और ई के पावर में माइनस ई ए बी आर टी होता है। तो जेड ए बी जो डिनोट करता है उसको बोलते हैं कोलिजन, ठीक है, कोलिजन फ्रेक्वेंसी। और एक और इसमें है रेट इक्वल टू होता है पी जेड ए बी और ई ए के पावर में ई ए बाई आर टी, जहाँ पी जो है उसको क्या बोला जाता है, उसको प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर या फिर स्टेरिक फैक्टर भी इसको बोलते हैं, है ना। क्लियर है, बाकी इतने आप करके जा रहे हैं तो लगभग चांस है एमसीक्यू आपका यहाँ से बन जाएगा। ओके, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये हमने फिजिकल केमिस्ट्री के 1 2 3 चैप्टर के जितने भी पॉइंट ऑफ एमसीक्यू बन सकते हैं, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है एटलीस्ट ये सारे पॉइंट आप देख के जाइए वन शॉर्ट वीडियो में, आपका चांस है कि एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं।